Walaikum assalam. So we are supposed to start with calculation of pH of strong bases. ठीक है? Strong bases में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो bases आती हैं जो completely ionized हो जाती हैं solution में. According to definition, what we have studied back in IGCSE, it's simple that the ones that completely ionize it in a solution or in water are considered as strong bases. ठीक? Concentration hydroxide ions की solution में approximately same होगी as the concentration of sodium hydroxide. Why? वो completely ionized होता है. ठीक है, ये common line समझी जाती हैं test में confuse करने के लिए. बहरहाल याद रखिएगा for strong bases concentration of sodium hydroxide or concentration of hydroxide ions equal होगी. But for any weak base that is not going to be equal. Why? Because the weak ones do not completely ionize in water or in solutions, right? So अगर हमने pH कैलकुलेट करनी हो तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें concentration of OH ions पता होनी चाहिए. Equilibrium expression के लिए हमें ionization constant of water या Kw की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? और उससे फिर हमें अंदाजा हो जाएगा. हम जानते हैं Kw इक्वल होता है H और OH की concentration के. So अगर हमने simply H positive की concentration निकालनी है तो बाकी पूरे को हम कंसिडर कर लेंगे. H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करें, एंड में उसका नेगेटिव लॉग ले लें तो आपके पास pH की वैल्यू आ जाएगी. एक ऐसी वक्त एग्जांपल हमारे पास मौजूद है. हमने pH निकाल लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है. वही जो फॉर्मूला हमने पीछे बताया है उसी फॉर्मूला को पुट कर दें. हम जानते हैं Kw की वैल्यू कांस्टेंट होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे ये 1 × 10⁻14 मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर -6 के बराबर होता है, ठीक है. सो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. उसका नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ले लेंगे तो हमारे पास हमारी उसकी pH 12.7 आ जाएगी. रिमेंबर, चूंकि हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जब आप pH निकालते हैं तो चूंकि आप pH स्केल से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, आपका आंसर आपके लिए रीअश्योरेंस होना चाहिए कि आपने काम ठीक किया. सही, वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस निकालें. ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू जो होगी वो 12 को क्रॉस करेगी और 12 से 14 के दरमियान में होगी, ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू 8 या 9 नहीं आ सकती है, राइट? या तो उसकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वीक होगी तो ऐसा हो सकता है. सो आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसे गौर से देखें और उसी हिसाब से चलें. 0.05 को बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि इसकी वैल्यू 8 या 9 तक चली जाए, ठीक है. उसके हमें कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा लो करनी होगी या स्ट्रॉन्ग की बजाय किसी वीक बेस को कंसिडर करना होगा, ठीक. तो जो आंसर्स आपके पास आते हैं अकॉर्डिंग टू pH स्केल part you have studied in IGCSE, that's a reassurance whether your answer is right or not, ठीक है. इसका एक और तरीका होता है कि हम नेगेटिव लॉग 10 ऑफ OH ले लें. नेगेटिव लॉग 10 ऑफ OH लेंगे तो भी इस तरह से किया जा सकता है. अगर वो करेंगे तो हमें जो ओवरऑल वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें से इसे माइनस करना होता है. जिससे बुक में कई जगह इसने हेयर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 14 की वैल्यू होती है. मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है. मैंने पिछले लेक्चर में इसे कैसे एक्सप्लेन किया कि Kw जो होता है वो pH प्लस pOH के इक्वल होता है. pH हमारे पास स्केल पे 0 से 7 के बराबर होता है. ओवरऑल 7 वैल्यूज इसमें आ सकती हैं. pH जो होता है वो हमारे पास बेस के लिए जो क्वांटिटीज वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास 7 से लार्जर होती हैं लेकिन 14 तक जाती हैं. उसमें भी हमारे पास 7 स्टेप्स ही बनते हैं. सो 7 + 7 = 14 और ओवरऑल हमारे पास जो pH का स्केल होता है वो 0 to 14 के दरमियान वर्क कर रहा होता है. हेंस आप इसकी वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक. सो 14 में से इस वैल्यू को माइनस लॉग ऑफ बेस 10 OH कॉन्सेंट्रेशन, इसको माइनस कर दें, आपके पास कोई आंसर आ जाएगा. तो आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं, आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं. दोनों में कोई मजाक नहीं, जिस तरह से मर्जी कर लें, आपको दोनों के मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे पूरे, ठीक. उसी तरह से फिर हम आगे आते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस को स्टडी करना रिलेटिवली बहुत इजी काम है. वो पूरे आयनाइज होते हैं, उसमें हमें पता होता है कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन बेस की होगी इटसेल्फ उतनी ही OH नेगेटिव आयंस की, या जितनी कॉन्सेंट्रेशन एसिड की होगी उतनी ही H पॉजिटिव आयन के लिए होगी. याद रखिएगा कि ये सिर्फ हम मोनोटाइप एसिड्स के लिए या मोनोटाइप बेसिस के लिए बात कर रहे होते हैं कि हम किसी भी और तरह की चीज के लिए ये बात पुट अप नहीं करते, क्योंकि उसके लिए वो फिर चेंज हो जाएगा. मतलब डाइप्रोटिक एसिड्स या डायबेसिक एसिड्स के लिए बात चेंज हो जाएगी.
जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है उनकी रिवीजन के लिए बताता चलूं कि डायप्रोटिक या डायबेसिक एसिड्स हम ऐसे एसिड्स को कहते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल में वो 2 हाइड्रोजन आयंस दे सकते हैं, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हम जानते हैं कि 2 H पॉजिटिव आयंस एक मॉलिक्यूल दे सकता है। HCl सिर्फ एक दे सकता है, HNO3 सिर्फ एक दे सकता है, एथेनोइक एसिड सिर्फ एक दे सकता है। लेकिन अगर हम H2SO4 की बात करें या H2CO3 कार्बोनिक एसिड की बात करें तो ये हमारे पास 2 आयंस हाइड्रोजन आयंस देने के काबिल होते हैं, लिहाजा हम उन्हें डायप्रोटिक या डायबेसिक एसिड्स कहते हैं। ठीक, सो आते हैं हम वीक एसिड्स पर। वीक एसिड्स के लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, एक ऐसी टर्म जो इस चीज पे डिपेंडेंट होती है कितना डिसोसिएट होगा। चूंकि वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता और एसिड टू एसिड या बेस टू बेस की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, लिहाजा हमारे लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि Ka डिस्कस करना जरूरी है। सो हमें Ka और pKa डिफाइन करना पड़ेगा। H पॉजिटिव और pH को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए होता है। फॉर वीक एसिड्स हम चूंकि हायर लेवल पर आ चुके हैं तो अब हम Ka और pKa के हिसाब से काम करेंगे। लेट्स डिफाइन देम एंड लेट्स सी हाउ वी वर्क विद देम। ठीक, The equilibrium law can be applied to aqueous solutions of weak acids। हम जानते हैं कि हम उस पूरे equilibrium law को इस पे अप्लाई कर सकते हैं, Kc की वैल्यूज के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, उस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप CH3COOH को देखें वाटर के साथ तो H3O पॉजिटिव बनाएगा और आपके पास नेगेटिव आयन दे देगा। अगर इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लिया जाए, वाटर को बाहर निकाल के सिर्फ एक्वस सिंबल के तौर पे, तो हमारे पास CH3COOH सिंपली H पॉजिटिव और अपने एनाइन में एथनोएट आयन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, अगर इसके लिए हम Ka इक्वेशन लिखें, जब हम वाटर को निकाल लेते हैं सिस्टम से तो फिर हम वो जो स्पेसिफिक सिंबल हो सकता है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास Ka आ जाएगा। Ka किसके इक्वल होगा? ये ऑफ कोर्स Kc वाली तरतीब से आएगा। हमारे पास प्रोडक्ट्स जो होंगे उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट्स जो होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में। इसे हम Ka कहते हैं। Ka सिंपल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 228 केल्विन पर Ka की वैल्यू एथेनोइक एसिड के लिए 1.74 into 10⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, which means it's a very small value। ठीक है, which means dissociation constant for weak acids is sometimes very low। ठीक है, which means they tend to stay in their molecular form instead of ionic form। यानी बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इन आयंस में कन्वर्ट होंगे, बाकी इसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना चाहेंगे। आपको याद होगा कि हम इससे पहले AS में और IGCSE में दोनों जगहों पे ये बात कोट कर चुके होते हैं। मैं आपको एक क्वांटिटेटिव एग्जांपल के तौर पे बता चुका होता हूँ कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स हों CH3COOH के, तो उसमें से हार्डली 13 जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर आयंस में कन्वर्ट होते हैं और बाकी जो होते हैं वो इसी फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी छोटी आती है। ठीक, क्योंकि इनकी डिसोसिएशन भी बहुत कम है। सो यूनिट्स के डिटरमिन होते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम Kc के यूनिट्स डिटरमिन करते हैं, उनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट मोनोबेसिक एसिड्स का मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, हम जनरल फॉर्मूला मोनोबेसिक एसिड, जिसे मैं मोनोप्रोटिक मोनोबेसिक दोनों पहले कह चुका हूं, उसे हम Ha लिखते हैं। याद रखिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, नेगेटिव आयन के अलावा, तो हम इसे सिर्फ एक ही टर्म्स में बताते हैं। ठीक, सो बैलेंस इक्वेशन इसके लिए क्या आएगी? H positive plus A negative, which is actually a balanced equation for almost all the acids because every acid is capable of donating hydrogen और H positive ions। ठीक है, इसका Ka एक्सप्रेशन क्या आएगा? जिस तरह हमने ऊपर की एक्सप्रेशन लिखा है बिल्कुल मिलता जुलता Ka एक्सप्रेशन इसके लिए भी आ जाएगा। प्रोडक्ट्स यानी कि H पॉजिटिव और A नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में। ठीक, इसी के एक को डिस्क्राइब करने के लिए एक्चुअली हमारे पास फ्रेडरिक ऑस्वाल्ड ने वर्क किया था। जर्मन केमिस्ट है जिसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आइडिया सबसे पहले दिया था कि हम ये तो जानते हैं कि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, लेकिन वो कितना आयनाइज होते हैं, हेंस द फ्रेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और
इसी आइडिया के ऊपर हम ये सारी बात जो भी कर रहे हैं वो इसी के आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वैल्यू के ए की इंडिकेट करती है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, ठीक है। एक हाई वैल्यू के ए की फॉर एग्जांपल 40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंडिकेट करती है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाई करती है टुवर्ड्स द राइट, जिसका मतलब है एसिड ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो चुका हुआ है, व्हिच मींस हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं प्रॉपर्ली। एक लो वैल्यू के ए की फॉर एग्जांपल 1 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंडिकेट करती है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अभी तक लेफ्ट पे है, एसिड स्लाइटली आयनाइज हुआ है और मेनली एग्जिस्ट करता है अपनी मोलेकुलर फॉर्म में, और कंपैरेटिवली बहुत थोड़े H पॉजिटिव या A नेगेटिव आयंस हुए, जैसा कि हमने एथनोइक एसिड या किसी भी वीक एसिड की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो के क्या इंडिकेट करता है ये उसने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। This has been a very important question in past papers, and from the value of Ka, you should always be able to indicate the extent of dissociation. जैसा कि Ka वैल्यू बहुत सारे एसिड्स के लिए लो होती है, हम Pka वैल्यूज लेते हैं उन्हें कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब हर मर्तबा ये इतनी एक्सपोनेंट वैल्यूज को तो कंपेयर करना मुश्किल होता है। हम ये करते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए -log10 ले लेते हैं उस वैल्यू का, वो सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उन सिंपल नंबर्स को कंपेयर करके इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। Note that the less positive value of pKa, the more acidic is the acid. अब pKa की बात हो रही है, जितनी उसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव होती जाएगी उतना एसिडिक एसिड होता जाएगा, ठीक है। और इसकी रीजन भी समझ आती है, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 है, लिहाजा वो लेस पॉजिटिव की बात कर रहा है, सही। और जितना लेस पॉजिटिव होता जाएगा उतना फिर हमारे लिए एसिड भी एसिडिक और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। I hope that is clear. If not, please ask. सही रिवर्स में होता है? हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा। देखें, अगर आप इसी क्वेश्चन को गौर से देखें तो Pe के इक्वल है -log10 के। -log10 का मतलब है कि वैल्यू जितनी लेस पॉजिटिव या जितनी नेगेटिव की तरफ जाती जाएगी उतना ज्यादा वो एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम नेगेटिव लॉग के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव लॉग के हिसाब से ऑफ कोर्स रिवर्स के हिसाब से चलेगा। जितनी छोटी वैल्यू, ठीक है, उतना एसिडिक, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एसिड। नेगेटिव लॉग का मतलब कि ज्यादा H पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे हमारे पास, जितना ज्यादा नेगेटिव होता है। मैं समझा नहीं, सॉरी दोबारा कहें। नेगेटिव लॉग का मतलब कि ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे। नहीं बेटा, देखें, ज्यादा या कम H पॉजिटिव होना Ka की वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है और Ka उसी तरतीब से आता है, ठीक है। अगर आप खुद से ज्यादा H पॉजिटिव या कम H पॉजिटिव निकालेंगे तो उसके लिए आपको pKa की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, सही। अगर pKa की वैल्यू आएगी फिर Ka की वैल्यू आए। अच्छा, अभी भी अगर आपको pKa की वैल्यू पता है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर मैं इस लाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो सामने लिखी हुई है, इसके हिसाब से डिस्कशन करें। इस लाइन के हिसाब से डिस्कशन करते हैं तो ये लाइन कहती है कि pKa की वैल्यू लेस पॉजिटिव होनी चाहिए। अब pKa की वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी तो उसके हिसाब से भी आपको Ka की वैल्यू पता चलती है, आपको डायरेक्ट H पॉजिटिव की वैल्यू नहीं पता चलती। हाँ, अगर आपने H पॉजिटिव की वैल्यू पता करनी है इसके हिसाब से तो ये 2 स्टेप मेथड हो जाएगा खुजैमा। इसको समझने का मतलब ये है कि पहले आप, मैं लास्ट लाइन जो कह रहा हूँ मैं इसे थोड़ा सा एनोटेट कर देता हूँ, लेट मी यूज स्पॉटलाइट। लास्ट लाइन ये कहती है कि अगर लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी pKa की, इसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव है तो उससे हम Ka की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और Ka की वैल्यू से फिर हमें अंदाजा होगा H पॉजिटिव या की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। कैसे? Ka की वैल्यू बड़ी थी तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा थे, Ka की वैल्यू छोटी थी तो H पॉजिटिव आयन कम थे। इसका मतलब है Ka और H पॉजिटिव जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। वो सिर्फ इन लाइन से नहीं पता चलता। देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी क्वेश्चन है उसमें Ka और H पॉजिटिव दोनों न्यूमरेटर में है, which means they are directly proportional to one another. हाँ, आप कर रहे हैं pKa और Ka की बात कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से अगर आप समझते हैं कि pKa और H पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी हाँ वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तो ये सारी रीजनिंग समझ में आती है तो फिर इनवर्स याद रखने का आपको फायदा भी होता है। अगर इसे रीजनिंग के बगैर सॉल्व करने की कोशिश की, इससे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं और आप बीच में फंस जाएंगे।
ठीक है ना। फिर इसे आपने क्या करना है, फिर इसे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड पे करना है। फिर आपने इतनी लंबी चौड़ी रीजनिंग अप्लाई नहीं करनी, फिर जो वैल्यूज आती हैं उसकी तरतीब से बात करें, या जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसकी तरतीब से बात करें। ठीक। और अगर आप ये सारी रीजनिंग समझ सकते हैं, वेल एंड गुड, आप फिर इसका मतलब है क्वेश्चन को डायरेक्टली उसकी डिफिकल्टी लेवल पे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स गुड। Whichever method you pick, I don't mind, but you should be able to answer the question correctly. I hope that's clear. सर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है सर, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं मेजर करता? Sort of, yes. मतलब डिग्री तो ऑफ सर इसमें डिसोसिएशन में बता रहा है कि वो कितने डिसोसिएट होंगे। सर तो पीएच और इसको अलग क्यों किया? पीएच और पीएच और के इसको को अलग क्यों किया है? गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे चलें जहां पीएच और पीके को आपस में कोरिलेट किया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन का जैसे आंसर वहां पे देता हूँ, वहां पे बहुत अच्छी समझ आएगी कि हमने इसे अलग क्यों किया। वो कि मैं इसका थोड़ा सा आंसर पहले बता चुका हूँ, मैं बता देता हूँ कि हमने पीएच को रखा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डिफाइन करने के लिए, हम पीके को रख रहे हैं वीक एसिड्स को डिफाइन करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी अलहदा करने का एक पर्पस है, मैं भी वो भी डिफाइन कर देता हूँ, जहां पर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है ना, इक्वेशन में कनेक्ट करेंगे कि पीएच और पीके होता किस तरह से। ठीक, यहाँ तक क्लियर जी हो सर, गया? जी सर। ओके। एक बड़ा सारा टेबल है, इसमें इन्होंने काफी सारे डिफरेंट तरह के एसिड्स और ऐसे आयंस कंसीडर किए हैं जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी Ka वैल्यूज हैं और उसी तरह से उनकी फिर Pka वैल्यूज भी हैं। ठीक है, और आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का कि वो कह रहा था कि जितनी स्मॉल पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू होती जाएगी Pke की, ठीक है, उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्गर या मोर एसिडिक एसिड होता चला जाएगा। ठीक है, तो उस तरतीब से उसने हमारे पास बात की हुई है। और आप देखें कि हमारे पास ये वैल्यू बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो हमारे पास वीक कंसिडर होते हैं और उनके लिए हमारे पास काफी बड़े बड़े पीके नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एथनॉल को हम हर मर्तबा एग्जांपल के तौर पे कोट करते हैं, वो 4.77 है। और उससे छोटे बहुत ढेर सारे एसिड्स ऐसे हैं जो उससे छोटे हैं, जिसमें हमारे पास नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक है, बहुत सारे एसिड्स इस तरह के हैं। इसी तरह कार्बोनिक एसिड को देखिए, वो इवन उससे भी ज्यादा वीक एसिड है और उसकी वैल्यू हमारे पास pKa की 6.35 आ रही है। ठीक है, और अगर इसी तरतीब पे देखें तो आप देखिए कि एंड पर उन्होंने वाटर भी रखा हुआ है और वाटर 40 है। ठीक है, हमारा वो मैक्सिमम टारगेट, यानी वाटर भी एसिडिक बिहेव करने के काबिल होता, लेकिन एक्चुअली वाटर में न्यूट्रलाइज करने के लिए एट द सेम टाइम दूसरा आयन भी प्रेजेंट है हमारे पास, तो वाटर की वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी आती है इस टेबल के केस के हिसाब से। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। कैलकुलेटिंग Ka फॉर वीक एसिड। अब Ka को वीक एसिड के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। Ka को वीक एसिड के लिए तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 1 जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हो एसिड की, नंबर 2 जब हमारे पास pH हो सॉल्यूशन की। हम जानते हैं जनरल इक्वेशन हम Ha gives us H पॉजिटिव और A नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, और हर मॉलिक्यूल ऑफ Ha के लिए एक ही H पॉजिटिव आयन और एक ही A नेगेटिव आयन हमारे पास आता है, जिसका मतलब है हमारे पास इक्वल काउंट में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। मोनोप्रोटिक एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हम मोनोप्रोटिक की बजाय डाइप्रोटिक पे आएंगे तो ये बेसिक एजम्पशन चेंज हो जाएगी, लिहाजा ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक, हम जानते हैं H पॉजिटिव और A नेगेटिव की वैल्यू सेम है, तो हम इक्वेशन को रीराइट इस तरह कर देते हैं कि A नेगेटिव की जगह पे भी H पॉजिटिव ही लिख देते हैं, वो H पॉजिटिव का स्क्वायर बना देता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो assumptions लेते हैं। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की जो प्रोड्यूस होती है आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सिस्टम में, ठीक है, वो हम इग्नोर कर देते हैं। ये रीजनेबल है क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वाटर का, वो निग्लेजिबल रहता है कंपेयर टू द वैल्यूज ऑफ मोस्ट वीक एसिड्स, और ये आपके सामने। अगर हम वीक एसिड्स को भी कंपेयर करते हैं तो भी वाटर की वैल्यू सबसे वीक है, सबसे कम है, तो उसको इग्नोर करने में कोई हर्ज नहीं। Number 2, second assumption is that the ionization of weak acid is so small that the concentration of undissolved HA molecules present at the equilibrium is approximately the same as that of original acids. ठीक है, एक ही और assumption भी होती है, और ये भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमारे पास इतने थोड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं आयनाइज करने वाले कि अनआयनाइज या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनकी काउंट अप्रॉक्सीमेटली उतनी होती है जितनी ओरिजिनल एसिड के मॉलिक्यूल्स की काउंट होती है। व्हाई? बिकॉज डिसोसिएट करने वाले उनकी काउंट बहुत थोड़ी। इस तरह से फिर हम अपनी वर्किंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं वर्क एग्जांपल में। वर्क एग्जांपल नंबर 4, कैलकुलेट करनी है वैल्यू के की, और ऑफ कोर्स इससे हम पीके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है मेथनोइक एसिड की ये, और उसकी पीएच हमारे पास है 2.90। अब हम पीएच को और के या पीके कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब आपको अंदाजा होगा, और देन आई विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर अलीज क्वेश्चन। ठीक है, कन्वर्ट करें पीएच को एच पॉजिटिव आयन में। सबसे पहले हमने एच पॉजिटिव आयंस लिए, उनका पीएच लेना हो हम जानते हैं, हमने एंटी लॉग के बारे में भी तस्करा किया था, हमने नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 में माइनस पीएच लेने का भी तस्करा किया था। ठीक है, तो इसी तरह से हम दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एंटी लॉग स्टूडेंट्स को भी इजी लगता है समटाइम्स, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लॉग के बटन के ऊपर अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बटन प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग हो जाता है। सिंपली वैल्यू लिखें पीएच की और हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, सो इट सीम्स इजी। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन करना है के की वैल्यू के लिए, हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख लिया, उसको एग्जैक्ट कर लें, एच ए मत लिखें। आपके पास जो भी एसिड दिया हुआ है एच ए की जगह पे उस एसिड को रिप्लेस कर दें। ठीक है, ताकि आप एग्जैक्ट के ए लिख सके। याद रखिए ये वाला जो के ए है लेफ्ट साइड पर, अगर आपको नेम्ड एसिड दिया हुआ है, एसिड मेंशन किया हुआ है कौन सा है, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन ठीक नहीं रहेगा, फिर आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है। करेक्ट एक्सप्रेशन के भी A2 में मार्क्स होते हैं, so be very vigilant about it. ठीक है, स्टेप 3, वैल्यूज हमने एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी है, वैल्यू पुट करें, आंसर निकाल लें। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दी हुई है, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमने पीएच की वैल्यूज निकाली है। अब आपको बेसिकली समझ आती है कि पीएच की वैल्यू इसलिए थी कि हम एच पॉजिटिव की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, और वहां से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। जब के की वैल्यू आ गई तो उसका पीके लेना हरगिज मुश्किल नहीं है, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 लें और आपके पास उसकी पीके वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ से 10⁻⁻4 है, आपको एक अंदाजा हो जाता होगा वो क्या, वो ये कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, और प्रोबेबली या तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत थोड़ी है या फिर ये एसिड वीक है। ठीक है, और हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम नहीं लेकिन एसिड जरूर वीक है, जिसकी वजह से ये वैल्यू आ गई। ठीक, कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ अ वीक एसिड, हम इससे पहले के कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें इंटरवर्किंग आनी चाहिए। अगर हमारे पास पीएच हो तो के कैलकुलेट करना, या के हो और पीएच कैलकुलेट करना, दोनों काम हमें आना चाहिए। वंस अगेन हमें फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और के पता होना चाहिए, उससे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगेन हम सेम assumptions लाएंगे वाटर के बारे में भी, और वीक एसिड वाली assumption भी वो ऐसे की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, वक्त एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। पीएच निकालनी है, एथनोइक एसिड है हमारे पास 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, के वैल्यू भी गिवन है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, उस एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसिड स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, वैल्यूज पुट करें उसके अंदर। ठीक है, और आपके पास H पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा, वो स्क्वायर के लिए है, उसे सिंपल आंसर में कन्वर्ट करें अंडर रूट लेकर, और उसके बाद उसके पीएच में कन्वर्ट करें नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 लेकर। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर पुट कर दें, 2.88 हमारे पास पीएच की वैल्यू आती है। ठीक, तो इस तरह से बड़े मिलते जुलते से स्टेप्स हैं जिसमें हमारे पास अगर के हो और कॉन्सेंट्रेशन हो तो पीएच कैलकुलेट करना, या पीएच हो और कॉन्सेंट्रेशन हो तो के कैलकुलेट करना। ये याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होना मस्ट है, उसके बगैर हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे पास टोटल 3 फैक्टर्स हैं, कोई से 2 हों जिसमें से कॉन्सेंट्रेशन होना मस्ट है वंस अगेन, तो हम बाकी जो अननोन फैक्टर है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये पोर्शन पूरा हो जाता है। अब आता है अली क्वेश्चन। ठीक है, अली आपको इन वर्कड एग्जांपल से इस बात का आइडिया होगा कि पीएच और के या पीके आपस में वर्केबल हैं, एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम वीक एसिड की कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्केल दैट वी सेट फॉर द स्ट्रॉन्ग वंस। Actually, the scale that we set for the strong ones is good enough to work for the weak ones. But the scale does not tell us the degree of dissociation. For degree of dissociation,
we had to come up with a new factor, and that factor is Ka or Pk. ठीक है, स्केल हमें वीक तो स्ट्रॉन्ग बताता है, लेकिन उसके अंदर कितनी डिसोसिएशन हुई होगी, एग्जैक्टली कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी H पॉजिटिव आयंस की, स्केल हमें ये नहीं बता रहा था। यानी स्केल की एक्यूरेसी मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं थी। सही, उस एक्यूरेसी के लिए हमने एक और कांस्टेंट फैक्टर निकाला, और हम चीजों को इतने ज्यादा मैथमेटिकली बता सकते हैं कि हम उस डिग्री को भी प्रॉपर्ली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिफाइन करने के काबिल है। Hence the whole two worked examples in which you can work between one another, and hence the whole table. सर रेंज ज्यादा करने के लिए उन्होंने ये किया। किसके लिए? कि रेंज ज्यादा करने के लिए, कि ज्यादा वैल्यूज मतलब के बता नहीं, सकें। रेंज ज्यादा करने के लिए नहीं, मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ना रह जाए, आप उसे मैथमेटिकली बता सकें। अच्छा, साइंस में ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप किसी चीज को सिर्फ ख्यालों में डिस्क्राइब ना कर सकें, बल्कि उसे बेस्ट साइंटिफिक नोटेशन में दे सकें। एंड मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल, नोटेशन ऑफ ऑल, नोटिफिकेशन कह रहा हूं, सॉरी। ठीक है ना, यानी सिर्फ आप वर्ड्स में ना डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ये काम मैथमेटिकली कर रहे हैं, तो आप मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के काबिल हो। Hence, a new quantity, a new unit that works for the weak acids, hence Ka. और सिर्फ एसिड की बात नहीं है, एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आगे बेसिस के लिए Kb की वैल्यू आती है, जो कि प्रीटी सिमिलर है इसके, और उसकी कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से होती है। क्लियर हो गया? Any questions? No sir. This concludes for first half of today. अभी हम इंडिकेटर्स पे आएंगे और इंडिकेटर्स को देखेंगे एक नजर, ठीक है? वो इंशाल्लाह सेकेंड हाफ में करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इंडिकेटर्स का काफी सारा पोर्शन आपने पहले पढ़ा होगा, बस यहाँ पर एक दो नए हमारे पास इंडिकेटर हैं। पुराने इंडिकेटर से कलर्स वगैरह बेसिक चीजें आपने पहले पढ़ रखी होंगी, होपफुली वो क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और 12 o'clock एग्जैक्टली वापस आते हैं। ओके, 12 o'clock, ऑलराइट क्लास? जी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।